हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, तो सबसे पहले तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अब मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप में भी कहीं ना कहीं एक टीचर तो छुपा हुआ है। डेफिनेटली आप लोग उसमें से कई लोग टीचर्स हैं भी पहले से, और आप लोग टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के अंदर एक स्पिरिट तो है टीचर वाली। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। वैरायटी तो हम लोगों ने देख ही ली थी सारी। तो आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल यानी कि लाइट से रिलेटेड बात होने वाली है। तो हमारे पास एक नॉर्मल लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जिसके वाइब्रेशंस जो हैं हर डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपकी एक नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब इसे पास कराया जाता है निकोल प्रिज्म से, इसे पास कराया जाता है जब निकोल प्रिज्म से, तो क्या होता है, इस लाइट के वाइब्रेशन सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रह जाते हैं। इसके वाइब्रेशन सिर्फ इस तरीके से होंगे, अप एंड डाउन। ये वाइब्रेशन कुछ ऐसे होंगे। इसी लाइट को क्या कहा जाता है? अब प्लेन पोलराइज लाइट। इसी लाइट से मतलब है तुम्हें, प्लेन पोलराइज लाइट। और आगे जाके मैं इसे हमेशा बोलूंगा पीपीएल। ठीक है, तो नॉर्मल लाइट को जब निकोल प्रिज्म टूरमैलन क्रिस्टल से पास कराया जाता है तो वन टाइप के वाइब्रेशन उसमें बचते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। उस लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। सॉरी। अब होगा क्या, इस लाइट को आप पास कराएंगे अपने सैंपल से, जो भी आपका सैंपल है, कंपाउंड जो भी है, इससे पास कराएंगे। तो तीन केस बन सकते हैं। पहला, इमेजिन करो कि मेरे सामने ये जो मार्कर है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें से लाइट आती है और मैं यहां पर एनालाइजर से देखता हूं। अगर सॉल्यूशन से लाइट पास होके सीधे मुझे नजर आती है लाइट, तो मैं कहूंगा लाइट रोटेट नहीं हुई है। सीधी आई और सीधी मेरे पास आ गई, मुझे दिख रही है साफ सीधे, तो कि लाइट में कोई रोटेशन नहीं आया, कोई रोटेशन नहीं आया। इसका मतलब आप कहेंगे कि जो हमारा सैंपल है वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, वो इस लाइट को रोटेट नहीं करता है। दूसरा, जब मैं एनालाइजर से ऐसे देखता हूं तो मुझे लाइट नजर नहीं आती, तो मैं एनालाइजर को थोड़ा टिल्ट करता हूं राइट साइड। ठीक है, तो मुझे लाइट नजर आ जाती है। तो इसका मतलब इसने लाइट को राइट साइड में रोटेट किया है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं लेफ्ट रोटेट करके देखूं, तब मुझे लाइट नजर आए, राइट में नजर ना आए। तो अगर राइट साइड रोटेट किया है, अगर रोटेशन किस साइड है, राइट साइड रोटेशन है, तो इसे कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, नोटेशन क्या होता है, स्मॉल डी या फिर प्लस। अगर लेफ्ट साइड रोटेट करा है तो इसे बोलेंगे हम लीवो रोटेटरी, और नोटेशन होगा एल या फिर माइनस। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से हम लोग डेक्स्ट्रो और लीवो कहते हैं। तो इन दोनों केसेस में कंपाउंड क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो क्या हो सकता है, या तो डेक्स्ट्रो होगा या फिर लीवो होगा। अब क्या कंडीशंस होती हैं
क्या हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे मॉलिक्यूल्स को? बिल्कुल सही बात है कि एक्सपेरिमेंट करके तो डेफिनेटली नहीं चेक कर रहे होंगे हम। तो हम ऐसे क्या तरीके बनाएंगे जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कायरल कार्बन। पहली कंडीशन यही है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी कायरल। 100% अप्लाई नहीं होता है, कुछ एग्जांपल हैं जैसे एलीन सिस्टम है, वहां पे कायरल कार्बन नहीं होता है। तो फिलहाल आप इतनी छोटी सी को बात को नहीं पकड़ेंगे, तो मैं एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ, कायरल कार्बन होना जरूरी है। जहां नहीं होगा जरूरी तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कायरल कार्बन क्या होता है समझेंगे अभी। दूसरी बात यह है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट, ठीक है। किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करें तो वो 3 टाइप की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट के हिसाब से लिख रहा हूं मैं पहली होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसे शॉर्ट में हम कहते हैं पीओएस, ये एब्सेंट होनी चाहिए। दूसरी आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे कहते हैं COS। तीसरी आती है जिसकी जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये कंडीशन है। तीसरी एंड लास्ट कंडीशन क्या है कि जो भी ऑप्टिकल आइसोमर होगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मार्कर जो है, ये मेरा हाथ जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका आइसोमर कैसा होगा? ये, ठीक है। तो अगर मेरा ये हाथ ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसी के जैसा दिखने वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा नेचर में, जो इसकी मिरर इमेज होगा। ये इसकी मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि अगर मैं इस हाथ को इसके आगे से लगा देता हूं तो ये इसको कवर नहीं करने वाला, ये देखो। तो इसे कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। लेकिन यही अगर हमारे पास कहानी ऐसी हो कि हमारे पास दो हो और दोनों एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज हो। जैसे हमारे पास ये 2 कार्ड है, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस हैं, ठीक। अगर ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, क्या इंपोज करेंगे या नहीं करेंगे? तो अगर हम इसको इंपोज कर दें तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। तो ये कैसी इमेजेस हो गई? सुपर इम्पोजिबल। तो ये हमारे नॉन सुपर इम्पोजिबल और वो हमारे क्या है? सुपर इम्पोजिबल। तो कैसी मिरर इमेज बनने चाहिए? वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो एक कंडीशन ये हो गई कि आइसोमर बनाएंगे जब, तो उनकी इमेज कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये कहानी होनी चाहिए बेटा नहीं, आप तो बड़े हैं, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये कंडीशन समझ में आ गई। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कायरल कार्बन को। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप कंटेन करता हो। कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो एक कार्बन, उसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप या फिर एटम लगे होंगे, तो उस कार्बन को क्या कहा जाएगा? कायरल कार्बन कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये सारी कंडीशन किसके लिए थी? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह दो या फिर उसे कहो कायरल कंपाउंड। कायरल कार्बन नहीं, कायरल कंपाउंड। जरूरी नहीं है कि जिसके पास कायरल कार्बन हो वो कायरल कंपाउंड भी हो। सारी कंडीशन फॉलो होंगी तभी कोई बात हो सकती है। दिखाएंगे एग्जांपल। तो पहली बात आपने कायरल कार्बन के बारे में समझ ली कि ऐसा कार्बन सर जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो। एग्जांपल, जैसे आपके पास है ब्यूटेन टू ऑल,
तो यहाँ चेक करो, इस कार्बन के पास एक OH है, एक CH3 है, एक C2H5 है और एक क्या लगा है H। चारों डिफरेंट है, तो ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। उसके बाद हमें ये चीजें चेक करनी होंगी। तो अब बात करते हैं हम किसके बारे में, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहला आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो सिमिलर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, उसे कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, जैसे ठीक है, जैसे ये एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, माइक का बॉक्स है। तो अगर इसे बीच में से कट कर दिया जाए, ठीक है, चलो ये सिमेट्री नहीं है इसमें, ये है एक फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्म जैसे मेरे पास है, इसमें अगर आप बीच में से इसे कट कर दें, ठीक है, ऐसे आप काट देते हैं, तो क्या दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो ऐसा पार्ट हम लोगों ने काट दिया है, सेम होंगे सॉरी। अगर आप बीच में से कट करते हैं तो वो दो सिमिलर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता हो, तो उसे कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर यही चीज आप किसी बॉटल के साथ करें, लेट सपोज ये हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है, इसको अगर आप बीच में से हाफ कर दें तो आप कहोगे सर दोनों पार्ट बिल्कुल हाफ हाफ और सिमिलर होंगे। लेकिन अगर ऐसे कट करें तो नहीं होगा, ये ऊपर वाला हेड अलग है, नीचे वाला बॉटम अलग है। तो कहीं भी एक एंगल से प्रेजेंट हो जाए तो आप बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में कट करने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या आ जाए, एब्सेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये इस मॉलिक्यूल को आप कट करें, देखिए आपके साइड कौन कौन से एटम नजर आ रहे हैं, एक रेड और मेरे हाथ में एक ब्लू। ऐसे ही काट दो इसको, ऐसे कट करोगे जब, तो ब्लू तो आधा आधा हो जाएगा, रेड भी हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन इस साइड येलो आएगा, इस साइड ऑरेंज आएगा। तो यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट नहीं है। मान लो आपने कहा सर ऑरेंज और इसे कट कर देते हैं, येलो को, ठीक है। तो ऑरेंज और येलो को अगर हम कट करें तो इस तरीके से देखेंगे आप, ब्लू और रेड आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, और होनी भी चाहिए, ठीक है। एब्सेंट होगी तो कंडीशन आइडियल है। अब इस हाथ का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप इसे बीच में से कट करते हैं तो क्या दोनों साइडें आपको सेम नजर आएंगी? डेफिनेटली नहीं नजर आएगी। यहाँ थंब है, यहाँ ये अलग है, बिल्कुल अलग है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, फिर एक इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो सिमिलर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल COH, CH3, OH, OH, H और ये H। अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से कट कर देते हैं बीच में से, तो आपको क्या नजर आता है कि ऊपर COH है और नीचे जबकि क्या है, CH3 है। अगर आप ऐसे कट करते हैं तो आपको नजर आएगा COH और CH3 तो आधे हो जाएंगे, लेकिन इस साइड H आ रहा है, इस साइड OH। तो आप कहेंगे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। कायरल कार्बन देख लिया, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने देख ली, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास लगा है बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ऐसे बनता है, लीनियर होता है स्ट्रक्चर क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसे बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे तो दोनों साइडें क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई है, प्रेजेंट हो गई, जबकि यहाँ क्या थी, एब्सेंट थी। तो इस तरीके से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी होती है। सिंपल है, समझ में आया। आपने मॉलिक्यूल को कट करके देखना है, अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, सिमिलर इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नहीं होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। एब्सेंट है तो हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांस बन गए हैं। उसके बाद आते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी हम आएंगे, और देखिए ये जो चीजें हैं, क्वेश्चन जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे लेवल्स थोड़े से और अप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पहचानने के तरीके बताए जाते हैं। जब तक हम असाइनमेंट और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो चीजें नहीं होंगी। और एक चीज का आप लोग काफी वेट कर रहे होंगे कि सर किस तरीके से क्लासेस होने वाली है, क्या होने वाली है। वैसे तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपडेट दे ही दिया है, जो लोग उस पर ज्वाइन है और जो कोर्स बाय करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। आज फाइनल हम लोग फीस वगैरह सबमिशन भी सारा कर देंगे, फिर आगे का प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि किसके थ्रू क्लासेस होनी है, कैसे होनी है। और दूसरा ये है कि अभी ऐप बनने की पॉसिबिलिटीज भी पूरी है कि शायद
ऐप के थ्रू ही, प्रॉपर ऐप बना के जो डिफरेंट होती है प्ले स्टोर वगैरह पे, उस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो वो एक आध दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, शाम तक क्लियर हो जाए शायद। तो बाकी जो क्लासेस चलनी है वो किस तरीके से मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, नीचे स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है फिक्स करें और जल्दी से जल्द क्लासों में जुड़ जाएं। संडे को है पहली क्लास हमारी। तो बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे ये है आपके पास, यहाँ एक Cl लगा है, यहाँ एक Cl लगा है, यहाँ एक CH3 है और यहाँ एक CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है। इस सेंटर से इधर चलते हो तो CH3 मिलता है, इधर चलते हो तो भी क्या मिलता है, CH3। इधर चलते हो Cl मिलता है, इधर चलते हो Cl मिलता है, ऊपर जाते हो H मिलता है, नीचे जाते हो। सेंटर से जितना आगे जाते हो सेम चीज मिलती है, उतना ही पीछे आके भी वही चीज मिलती है। तो इसे कहा जाता है ओके। तो थर्ड एक्सिस हमारी आती है अब क्या, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, पहले होगा रोटेशन और उसके बाद परपेंडिकुलर उसके क्या डालेंगे आप, प्लेन, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। पहले रोटेशन करेंगे फिर रिफ्लेक्शन करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए आपने मिथाइल लगाया है इधर, ये H है, ऐसे ही यहाँ पे आपका मिथाइल है, यहाँ H और ये H और ये मिथाइल, ऐसे यहाँ पे H और ये मिथाइल, ठीक है। अब इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका रोटेशन करेंगे। तो 90 डिग्री के एंगल पे इसको हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। 90 डिग्री रोटेट करो। स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4, स्क्वायर में सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, तो ऐसे घुमा दिया बस मैंने, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे रोटेट कर लेंगे तो क्या फर्क होगा एटम्स में, अब बताओ क्या क्या लोकेशंस आएंगी। तो जब ये रोटेट होगा तुम लोग इमेजिन कर पाओगे, देखो ऐसे है ये, ठीक है, 4 है, 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ पे एक मिथाइल लगा है ऊपर, और इस साइड हमारे पास जो है ये मिथाइल हो गया और ये नीचे क्या है, इधर इधर H है, इसके पैरेलल में ये ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये रोटेट करेगा ऐसे तो मिथाइल जहां था वहां कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, और वो मिथाइल कहाँ चले जाएगा, आगे चले जाएगा। तो बस ऐसे घुमा दो इन्हें, तो ये H ऊपर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये H यहाँ आ जाएगा, H के नीचे क्या था, मिथाइल, ये आगे चला जाएगा तो ये मिथाइल यहाँ पहुंच जाएगा, H यहाँ, ये H यहाँ पहुंच जाएगा और मिथाइल नीचे, ये मिथाइल ऊपर आ जाएगा। तो ये हुआ आपका रोटेशन। तो आपने ऐसे रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ा बीच में से, ऐसे घुमा दिया, क्लियर हुआ। तो 90 डिग्री का रोटेशन हम लोगों ने कर दिया है। अब हमें प्लेन डालना। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया कि आपके पास मॉलिक्यूल ऐसे था और एक्सिस ऐसे थी, आपने डाल के ऐसे घुमाया ऐसे, ठीक है। अब प्लेन इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो प्लेन जब इसके परपेंडिकुलर आएगा तो क्या होगा, जैसे इमेजिन करें आप कि ये हेड जो है वो H है और ये वाला मिथाइल है। अगर मैं ऐसे प्लेन कट करता हूं तो इसका जो मिरर बनेगा वो मिथाइल कहाँ दिखेगा, ऊपर, और H नीचे दिखाई देगा। अरे जैसे पानी के आगे तुम खड़े हो किसी बर्तन में या तालाब के आगे, तुम ऐसे खड़े हो या कोई जानवर पानी पीता है तो उसकी इमेज आती है ना, तो जो ऊपर है वो नीचे दिखाई देता है। तो अगर यहाँ से एक प्लेन जाएगा तो नीचे वाला ऊपर दिखेगा और ऊपर वाला नीचे दिखेगा। तो बना दो इसे, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये आपका H की जगह क्या दिखाई देगा, यहाँ मिथाइल और H नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये मिथाइल नीचे और H ऊपर, यहाँ Me नीचे और H ऊपर, यहाँ Me ऊपर और ये H। अब इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल सर, अभी दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है।
इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जरूरत नहीं पड़ती अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने की उतनी, मोस्ट ऑफ द केसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री से काम चल जाता है। 98% केसेस में काम चल सकता है, 99 में भी चल सकता है। तो पहले रोटेशन, फिर उसके परपेंडिकुलर क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, यानी कि प्लेन पास कराना है। अगर सेम आते हैं तो आप बोलेंगे वहां पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। अब आते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्यों आते हैं इसमें, ये तो मैंने अभी बताया आपको कि मिरर इमेज बनेंगे, लेकिन कैसे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, उसी को कहेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब हम इस सारी चीजों को कंबाइन कर लेते हैं। अब बात करते हैं किसी एग्जांपल पे अप्लाई करके कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। चलो एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे पास है एक कार्बन जिसपे एक लगा है मिथाइल और एक लगा है उसमें इथाइल, एक लगा है प्रोपाइल और एक लगा है आपका हैलोजन लगा है, या H मान लेते हैं चलो। ये सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कायरल कार्बन। क्या कायरल कार्बन है, यस। क्या कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो डेफिनेटली नहीं होगी क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल में जानते हैं आप सारे एंगल तो क्या होते हैं, 120, 109 होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये है आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या ये जो मैंने ऑरेंज एटम को पकड़ा है इसके एग्जैक्ट सामने कोई आएगा, नहीं आएगा। इस ब्लू के सामने भी कोई नहीं आने वाला है। तो ये कोई आपके आमने सामने नहीं आते, ट्रांस बनता ही नहीं है कोई किसी के। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप कट करना चाहेंगे, चारों एटम्स अलग हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकती है। अभी हम लोगों ने चेक किया था। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसी है, एब्सेंट है। ठीक है, अच्छी बात है, एब्सेंट होनी चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ। अल्टरनेटिंग एक्सिस तो जहां पे चेक करनी होगी बताऊंगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर, इसकी मिरर इमेज बनाओ फिर एक। ये Me यहाँ, H यहाँ, ये इथाइल और ये प्रोपाइल। अब देखो जरा, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, क्या ये कवर करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, कायरल कंपाउंड है। आई बात समझ में। तो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक के बेसिक एग्जांपल समझने हैं तो तुम कायरल बता सकते हो। जैसे तुम्हें ब्यूटेन पेंटेन 3 ऑल के लिए चेक करना है, मान लो पेंटेन नहीं, हेक्सेन ले लेते, ये है जैसे मान लो। चलो अब चेक करो, एक साइड OH है और एक साइड क्या लगा है, H। कायरल तो है, लेकिन इधर इथाइल है और इधर भी क्या है, इथाइल है, तो कायरल नहीं है। ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्रो कायरल। क्या बोलते हैं, प्रो कायरल। प्रो कायरल का क्या मतलब है, ऐसे कार्बन जिनमें एक चेंज अगर कर दिया जाए तो वो भी क्या बन जाएंगे, कायरल बन जाएंगे, उनको बोलते हैं प्रो कायरल। तो फिलहाल ये कायरल ही नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की कोई बात यहाँ पर नहीं होगी। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो किस तरीके से आप लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे। मैंने देखना आप लोगों को सिखा दिया है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चंस भी आएंगे आइसोमेरिज्म के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे। अभी तो आप लोगों को देखना आ गया होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे कैसे चेक करना है। अब आते हैं कुछ एक नए सिस्टम पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही। तो अब हेडिंग डालेंगे आप एलीन सिस्टम। एलीन सिस्टम, एलीन सिस्टम। तो क्या होता है एलीन सिस्टम, देखिए हमारे पास है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ऐसी एल्कीन को कहा जाता है कम्यूलेटेड एल्कीन्स। एक कॉन्जुगेटेड होती है, एक आइसोलेटेड होती है। कॉन्जुगेटेड क्या होती है, जो डबल सिंगल इस तरीके से पैटर्न चले। कम्यूलेटेड क्या होती है, डबल बॉन्ड के बाद ही डबल बॉन्ड आ जाए। और आइसोलेटेड, एक डबल बॉन्ड के बाद गैप हो दो, कम से कम 2 कार्बन का, ठीक है, 2 बॉन्ड्स का, मतलब डबल सिंगल ऐसा ना चले, डबल सिंगल फिर डबल ऐसे चल जाए। तो आइसोलेट है यानी कि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से कनेक्ट नहीं है। अभी समझा देंगे। तो हमारे पास एलीन सिस्टम है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड ले लिया हमने। यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन लगा है और यहाँ आपके पास लगा है H, और उसके बाद ये है Br और ये है H। अब इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहे वो कहेगा यार कायरल कार्बन तो है ही नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड तो है ही नहीं कार्बन के यहाँ पे। तो यहाँ पे कायरल कार्बन की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये
देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे कायरल कार्बन की जगह इन्हें स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। स्टीरियो सेंटर और कायरल कार्बन में क्या फर्क है? स्टीरियो सेंटर जो स्टीरियो केमिस्ट्री बताता हो कि वो कैसे रहेगा आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है, तो इन्हें स्टीरियो सेंटर कहा जाएगा। तो इसको देखो और इसको देखो। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट एटम्स तो लगे ही हमारे पास, बी आर है यहाँ अलग लोकेशन पे लगा, तो ये किस तरीके की ज्योमेट्री है? ये जो बी आर और एच है वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है, ये बी आर है और ये एच ऐसे लगे हैं, ठीक, और बाकी जो है ये आपके इन द प्लेन है। तो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, इमेजिन करो। देखो मैं बताता हूँ, तो ये जो मेरी फिंगर और थंब है, ठीक है, ये कौन है? ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है बी आर और एच, वो ये ऐसे है, तो ये इस तरीके से आ रहे हैं। क्या प्लेन पास होगा इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। काट के देखो इसे, अगर आप इस तरीके से इसे कट करते हो तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन आपको अलग मिलते हैं। ब्रोमीन और हाइड्रोजन तो तुम्हारे साइड ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं, ठीक है, और दूसरे कैसे हैं? ऐसे हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या हो जाती है फिर? एब्सेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में से ये दोनों एटम सेम होते हैं, ये दोनों एटम सेम होते, तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता। इसे कहा जाता है एलीन सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको दूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसे आप मना कर देंगे तुरंत कि यहाँ पे सर दोनों आइटम सेम है, चलो यहाँ तो अलग अलग है, ठीक है, यहाँ तो हमारे पास C2H5 लगा है, एक H कम हो गया क्या, ठीक, तो ये है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे दोनों H कैसे हैं? सेम है। तो फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास एब्सेंट ही, सॉरी प्रेजेंट ही होगी। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव को ही और क्या कहा जाता है? एकायरल कहा जाता है, एकायरल कहा जाता है। क्लियर हुआ? ओके, तो एलीन सिस्टम के बाद हम बात करेंगे अब बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल्स में क्या है कि दो बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं आपस में। क्या ये एक ही प्लेन में होंगे? जी हाँ बिल्कुल सर, ये एक ही प्लेन में है। ऐसे ही जैसे आपकी नोटबुक है, मैं नोटबुक को कहूँ कि ऐसे काटने की जगह ऐसे तो काट सकते हो ना हमेशा। जैसे आप ब्रेड को अगर कट कर दें, बंद को कट कर दें, ऐसे बीच में से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिंग ऐसे हैं प्लेन में एक। तो यहाँ पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। मान लीजिए मैंने यहाँ आई लगाया और यहाँ आई लगा दिया। अब बच्चों को लगता है कि प्रेजेंट नहीं है सर, ऐसे कट करेंगे तो सर देखिए नहीं हो रही है, इधर आई आ रहा है, इधर तो आई नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ही प्लेन में है। ये देखो ये मेरे हाथ में रखे हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि आई ऊपर लटका है या नीचे लटका है, तो ऐसे तो कट कर सकते हो ना। अरे ये है देखो, ये है वो स्ट्रक्चर, पूरा एक ही प्लेन में है। तो ऐसे कट करते हुए चले जाओ, ऐसे नहीं कट रहा है तो ऐसे अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे कट करते हुए जाओ, तब तो सब सेम आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब होता क्या है, अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दिया जाए, सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दिया जाए, लेट सपोज यहाँ पे है COH और यहाँ है NO2, ऐसे यहाँ है COH और यहाँ है NO2। अब ये कॉन्सेप्ट बदल गया। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट तो यही कहेंगे कि सब ऐसे होने चाहिए अभी भी, ठीक है, ऐसे काट देंगे। लेकिन अब क्या होता है, इनके बीच में हिंड्रेंस ज्यादा आ गया तो ये रिंग ऐसे कन्वर्ट हो गई। अब इसे कट करो। अब अगर आप कट करते हो, मान लो आपने ऐसे कट किया, तो ये थंब ऊपर आएगा और नीचे ये फिंगर आएगी, ठीक है। ऐसे आप चाहते हो कि सर ऐसे कट कर लेते हैं, फिर ये थंब और ये फिंगर कट जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस टाइम पे रिंग रोटेट हो जाती है हिंड्रेंस को मैनेज करने के लिए। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, कंपाउंड कैसा आइसोमर दिखाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। क्लियर हुई बात? तो ये कहानी थी आपके बाइफिनाइल्स की। अब बात करते हैं इनेंशियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स के बारे में। इनेंशियोमर्स और इनके क्वेश्चंस करने में मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं आइसोमेरिज्म के। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहली बात, कैसे आइसोमर्स होते हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स और एक दूसरे के क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल
मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, उन्हें कहा जाता है इनएंशियोमर्स। जैसे आपने ये एग्जांपल देखा था कि यहाँ COH है, यहाँ CH3 है, HOH और ये OH और ये H, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसके मिरर इमेज बनाओ। पहले तो देखोगे ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, चलो मैं देखना बता देता हूँ इसे। सबसे पहले चेक करो कायरल कार्बन, इस कार्बन को देखो, एक साइड COH है, एक साइड H, एक साइड OH, एक साइड पूरा ये ग्रुप है, तो ये कार्बन कैसा है, कायरल है। ऐसे ही इस कार्बन को चेक करो, यहाँ H लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ ये पूरा ग्रुप लगा है, चारों अलग अलग हैं, इवन 2 कायरल कार्बन है इसके बाद, ठीक है। अब चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, कट करके देख लो। अगर ऐसे कट करते हो तो इधर अलग अलग आएगा, इधर OH आ रहा है, इधर H नहीं, OH नहीं है, यहाँ H है। ऐसे कट करो, जैसे भी कर लो, ऐसे कट कर लो तब भी अलग है, नीचे CH3 ऊपर CO, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या है, एब्सेंट। तो ऑप्टिकल एक्टिव तो है, तो मिरर इमेज बनाओ, इसी के जैसा एक और कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा नेचर में, एक क्या इसके ज्यादा भी बनते हैं, तो ये OH की जगह यहाँ H और ये OH, और ये मिरर इमेज बन गई। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ ये दोनों मिरर इमेज कैसी है। अगर मैं इसे उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये क्या कवर करेगा, नहीं करेगा। तो इन्हीं मिरर इमेजेस को क्या कहा जा रहा है, इनएंशियोमर्स कहा जा रहा है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। क्लियर हुआ? तो ये कहानी होती है इनएंशियोमर्स की। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इनएंशियोमर्स के बाद मीजो कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड? मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कंपाउंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि सिर्फ कायरल कार्बन होने से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला नहीं है, तो कायरल कार्बन ज्यादा होने के बाद भी हमारे पास अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो उसे कहा जाता है मीजो कंपाउंड। लेट सपोज ये है COOH, COOH, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ H और यहाँ H, ये है कायरल कार्बन। चेक करो, इस कार्बन को देखो, एक H लगा है, एक OH लगा है, एक COH लगा है, पूरा एक ग्रुप है, अलग है। ये भी कायरल कार्बन है, तो कितने कायरल कार्बन है इसके पास, 2। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसे बीच में से कट कर दोगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो 2 कायरल कार्बन होने के बाद भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड को ही क्या कहा जाता है, मीजो कंपाउंड्स कहा जाता है। बड़े अच्छे लगेंगे तुम्हें क्वेश्चन जब एक साथ चेक करने के लिए मैं बोलूंगा ना, मीजो भी देखना होगा, इनएंशियोमर भी देखना होगा, डायस्टेरियोमर भी देखना होगा, एराई3O देखना होगा, 3O देखना होगा, बहुत सारी चीजें एक साथ हम देखेंगे, तुम्हें अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस। तो ये था तुम्हारा मीजो कंपाउंड। स्मॉल डी और एल का मैंने मीनिंग आप लोगों को बता ही दिया है। कैपिटल डी और कैपिटल एल आप लोगों को समझा देते हैं हम यहाँ पर, फिर हम रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल डी या फिर कैपिटल एल, इन कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और जो हमारे RS कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनको, रेक्टस और सिनिस्टर जो था, ठीक है, उनको कहा जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इनको क्या कहा जाएगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इन्हें रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें कायरल कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो इसे ग्लिसरेल्डिहाइड से बनाया गया, इसका जो रिलेशन किया गया, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास CHO है और ये CH2OH लगा लीजिए यहाँ पे, और इस साइड है आपके पास OH और इस साइड है H। सबसे पहला सवाल, काउंट करो कायरल कार्बन। तो इस कार्बन को देखो, क्या 4 अलग अलग ग्रुप है, बिल्कुल है, कायरल कार्बन है। तो इस कायरल कार्बन के अगर राइट साइड में OH है, इस फॉर्म को कहा जाता है D, ठीक है। तो लोकेशन से जज होगा इस बार। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल है सर, जिसमें 2 कायरल कार्बन आ जाते हैं, यहाँ CHO है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ CH3 है। अब कैसे चेक करें, क्या ये कायरल है, चेक करो, H है, OH है, ये डिफरेंट है पूरा, ऊपर अलग, कायरल है, ये भी कायरल है। अब कौन सा कायरल कार्बन देखें, तो लास्ट कायरल कार्बन को देखा जाता है, कौन सी फॉर्म है, L, क्योंकि लेफ्ट साइड OH है। ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में भी हम ऐसा ही करते हैं। तो आपने लास्ट कायरल कार्बन को देखना, लास्ट कार्बन नहीं, लास्ट कायरल कार्बन। तो अगर आपके पास वो राइट साइड प्रेजेंट है OH तो D, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो L। तो ये मतलब होता है D और L का। तो D और L जो है वो डेक्स्ट्रॉल लीवो का कोई लेना देना नहीं है,
डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए हम डी स्मॉल लेते हैं और एल भी क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। अब बात करते हैं हम रेसमिक मिक्सचर के बारे में। रेसमिक मिक्सचर, तो क्या होता है रेसमिक मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ, जब कोई मिक्सचर इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो वाला भी कंपाउंड कंटेन करता हो और लीवो वाला कंपाउंड भी कंटेन करता हो, कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, उसे कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का नेचर कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जबकि उसके अंदर रहते कैसे लोग हैं? डेक्स्ट्रो और लीवो, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो होता क्या है कि डेक्स्ट्रो जो है वो लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा जितना, और लीवो लाइट को उतना ही क्या कर देता है, लेफ्ट। तो ओवरऑल कोई भी रोटेशन नहीं आता है, जिस वजह से कंपाउंड कैसा होता है, मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर आपसे पूछा जाए रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव, तो वो इनएक्टिव रहेगा अगर 50-50% है दोनों, ठीक है। और क्या उसके अंदर प्रेजेंट कंपाउंड एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं? तो वो एक्टिव होते हैं। एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या होगा, लीवो होगा। तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसी का ऑपोजिट टर्म आता है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर। अच्छा, रेसमिक मिक्सचर का नोटेशन जो होता है वो ऐसे दिखाया जाता है, प्लस माइनस। जैसे मान लो मेरे पास है प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, तो प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल का मतलब ये है ब्यूटेन टू ऑल का एक डेक्स्ट्रो वाला कंपाउंड और एक लीवो वाला कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये रेसमिक मिक्सचर का नोटेशन है, प्लस माइनस लगा दो या फिर डी और एल एक साथ लिखा जाएगा, यानी कि दो कंपाउंड बन रहे हैं इसके। इसका उल्टा होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है इन दोनों को सेपरेट करना, डेक्स्ट्रो और लीवो को सेपरेट करने की मेथड को क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? तो इसे रिजोल्यूशन हम बोल देते हैं। तो यहां तक की कहानी मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को निकालना डिफरेंट मेथड में। उसके लिए हमें समझने होंगे पहले थोड़े बहुत प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है। वैसे एक लास्ट टॉपिक इसमें मैं कवर कर देता हूँ तुम्हारा, डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर आपने समझ लिया, डायस्टीरियोमर्स समझ लेते हैं। अभी रह जाता है, ध्यान आ गया मुझे, डायस्टीरियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स तो आप समझ गए कि सर इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, और ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। तो बेटा डायस्टीरियोमर भी कोई जादू नहीं है, वो भी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर ही होते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, बट क्या नहीं होते हैं फिर, बट नॉट मिरर इमेज। रिलेशन तो है, आइसोमर तो है, फॉर्मूला तो सेम है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है दोनों, बट मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, बट नॉट मिरर इमेज। ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि हम मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल है, फिर तो एक्टिव ही नहीं होगा। एक्टिव है यार वो, बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, लेट सपोज ये COH, ये CH3, ये OH, ये H, ये H और ये OH। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? फटाफट देखो, कायरल कार्बन है इसमें, दो कोई प्लेन पास नहीं हो सकता, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब मैंने इसी के सामने एक कंपाउंड और लिख के दे दिया, तुम्हें पहचानना है। यहाँ पे मैंने लिखा COH, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा H। कायरल कार्बन चेक करो, कायरल कार्बन है, प्लेन तो नहीं हो रहा ना पास, अरे ऐसे पास करोगे HOH तो आएंगे ऊपर, लेकिन यहाँ COH है, यहाँ CH3 है, तो इसका मतलब ये भी कंपाउंड कैसा है, एक्टिव है, दोनों एक्टिव है। इन दोनों में रिलेशन देखो क्या है, COH है, COH है, एक OH है, एक OH है, एक H है, एक H है, इस कार्बन पे एक H है और एक OH, इस कार्बन पे एक H है और एक OH है, बस डायरेक्शन अलग अलग है तो सही ना। इस कार्बन पे एक CH3, एक CH3, आइसोमर तो है, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव भी हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर है एक दूसरे के, लेकिन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो कैसे एग्जांपल है, डायस्टीरियोमर। आई बात समझ में? इनेंशियोमर ऑप्टिकल आइसोमर है, डायस्टीरियोमर्स भी
ऑप्टिकल आइसोमर है। और हाँ, इनैंशियोमर है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, बट ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, तो इसे कहा जाता है डायस्टीरियोमर्स। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, जबकि इनैंशियोमर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम इसके बाद वाले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम RS कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूले पढ़ेंगे और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी हम उसी में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।